पिछले 4 घंटे से निफ्टी में करीब करीब 50 अंकों के दायरे में कारोबार हो रहा है। हालांकि 22,400 के स्तर को बखूबी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। और इस कोशिश में सबसे ज्यादा रंग अगर किसी शेयर का है वेटेज के लिहाज से तो वो है एचडीएफसी बैंक। करीब करीब 1% के आसपास की तेजी आज हमें वहां पर देखने को मिल रही है। और कुछ कुछ ऑटो शेयरों से भी सपोर्ट है, एमएनएम और बजाज ऑटो। लेकिन रिलायंस और आईटी शेयरों का सपोर्ट बाजार के लिए आज गायब है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज रंग थोड़ा थोड़ा फीका है और निफ्टी बैंक भी सपाट है, क्योंकि जो और बड़े बैंक हैं आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, वहां से आज बाजार पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या आखिरी के घंटे में बाजार में थोड़ी यहां से तेजी बढ़ेगी, फिर से 22,500 के आसपास तक निफ्टी पहुंचेगा? इसका जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपके लिए कमाई के ढेर सारे शेयर भी जानेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स 2:35 पर, 2:40 पर ऑप्शंस का एक धमाकेदार शेयर लेकर आएंगे। ऑप्शंस के चैंपियन में मार्केट एट 3 बाजार के अब तक के ट्रेड का, शेयरों में एक्शन का हम जायजा लेंगे 3 बजे। और इसके अलावा बीटीएसटी ट्रेड्स भी होंगे आपके लिए, या फिर एसटीबीटी ट्रेड 3:15 पर। उसके पहले खबर गर्म है हमारा खास सेगमेंट, जहां पर हम डीलिंग रूम का हाल समझते हैं 3:05 पर। और आखिर में इवेंट्स टू वॉच होंगे 3:20 पर। कॉर्पोरेट या फिर वो इवेंट्स जो बाजार पर असर डालते हो, जो बाजार को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हो, छूते हो और आप उनसे जुड़े हो, उनकी हम बातचीत करेंगे 3:20 पर। लेकिन फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार के इस वक्त हाइलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातों से शुरुआत करेंगे। निफ्टी है 22,420 के आसपास, करीब करीब 35 अंकों के आसपास की गिरावट है और 40-50 अंकों का दायरा है, रेंज में कारोबार कर रहा है। आज में सुस्ती देखने को मिल रही है। ग्लोबल बाजारों से भी आज संकेत कमजोरी के ही थे और गिफ्ट निफ्टी ने भी थोड़ी सी सुस्ती के संकेत दिए थे। उसी से क्यों लेते हुए भारतीय बाजारों में आज हम देखने की थोड़ी सी नरमी का माहौल है। निफ्टी बैंक है 47,600 के आसपास, सपाट कारोबार वहां पर हो रहा है। एचडीएफसी एसबीआई से सपोर्ट है, लेकिन बाकी बैंकों से सपोर्ट गायब है, जिसके चलते देखने की एक रस्सा कशी वाला कहीं ना कहीं माहौल बना हुआ है। 1% ऊपर है एचडीएफसी बैंक और 1.5% नीचे है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर। दोनों ही वेटेज के लिहाज से बड़े क्रूशियल बैंक्स हैं। रियल एस्टेट, मेटल और सरकारी कंपनियों में आज खरीदारी देखने को मिली है। रियल एस्टेट में खासतौर से जो रिपोर्ट्स आई हैं प्रेस्टीज को लेकर, सीएलएसए की, और इसके अलावा हमने देखा कि और भी बाकी शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल्स और सरकारी कंपनियों में भी आज खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। और रेलवे वाले शेयर भी कुछ कुछ चुनिंदा चल रहे हैं। आईआरसीटीसी, आरबीएनएल, वहां पर 2 से 3% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग का कल पूर्वानुमान आया था कि अप्रैल से जून के महीने में अल नीनो की स्थिति बनी रहेगी और सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा, तो गर्मी बढ़ने की आशंका से हम देख रहे हैं कि कूलिंग सेगमेंट वाले जो शेयर हैं, सिम्फनी 9% ऊपर है, वोल्टास, इसके अलावा ब्लू स्टार पावर के भी कुछ शेयर आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आईटी और फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। आईटी की अगर हम बात कर लें तो इन्फोसिस में, एचसीएल टेक में, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर कमजोरी है। और फार्मा की बात करें तो सन फार्मा, सिप्ला, ये कमजोरी के साथ आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 1% के आसपास की नरमी इन दोनों ही शेयरों में आज दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स को अपने जोड़ेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि क्या निफ्टी की रंग यहां से बदलेगी अगले 1 घंटे के ट्रेड के दौरान। आंकड़े किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं डिम्पी समझते हैं। 22,420 के आसपास का है निफ्टी। डिम्पी, यहां से चाल आपको किस तरह की दिख रही है? क्या इसी तरह की हम क्लोजिंग आज दे जाएंगे सुस्ती वाले रेंज में, या फिर कुछ उठापटक होगी? कि सुबह भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि बाजार को थोड़ा सा साइडवेज होना होगा और नए फ्यूल लेके आना होगा। मैंने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था कि फ्यूल आपके पास कम है। ऑलरेडी आप यहाँ तक जब तक आए हो, ये सारा फ्यूल आप खर्च करके आए हो। थोड़ा पोजीशंस लाइट लेके आए थे ऑलरेडी, और आपने कल 7% का ओआई और शेड कर दिया था। अगर आज आप फ्यूचर्स वाली प्लेट एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों के दिखा सकते हो, तो बिल्कुल आप शांति है। शांति 2 तरीके से दिखती है, वह है प्राइस एक्शन में, दूसरा ओपन इंटरेस्ट में। कल आपको हमने ही नोटिस करवाया था कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 50% का ओपन इंटरेस्ट फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज कटते हुए देखा था, यानी कि हट रहा था, उसमें से मंदड़ियों को बाहर फेंक रहा था। आज आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स देखोगे, वो 2.5-3% है। कल कहाँ 50% और कहाँ आज का 3%। तो जो ओपन इंटरेस्ट का बदलाव है, ओपन इंटरेस्ट कहने का मेरा मतलब है कि वो सारे खुले सौदे जो है मार्केट के अंदर सेटल होने के लिए जाएंगे।
तो उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा एक तो डेप्थ कितनी है, सौदे कितने हैं और वो किस तरफ पलड़ा झुक रहा है, भारी हो रहा है। आज आप दोनों का प्राइस एक्शन देखो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन दोनों सस्ते हैं, दोनों ठंडे हैं, बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। क्या बाजार यहाँ से चलेगा कि बाजार यहाँ से टूटेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस होती हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि बाजार अभी भी चल सकता है। अभी इसका काफ़ी रूम है। 2-3 बड़ी वजह, जैसे मैंने सुबह आपको एफआईज की होल्डिंग बताई थी, उस होल्डिंग में मेरे को लगता नहीं कोई बड़ा चेंज आएगा आज शाम तक। दूसरा पॉइंट, पुट कॉल रेशियो में कोई खास बड़ा बदलाव कुछ नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट, क्या लीडरशिप में 1-2 शेयर हैं ऐसे जो लीडरशिप दे रहे हैं? यस, दे रहे हैं, एचडीएफसी बैंक। चौथा पॉइंट आपके स्क्रीन पर चल रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशो अभी भी आपके फेवर में है, आप डबल से ज़्यादा तेज़ी वाले शेयर्स लेके बैठे हो। फिर इंडिया विक्स है जो अभी भी 3% टूटा है, हालांकि इसके ज़्यादा इंडिया विक्स नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर प्रॉब्लम भी करेगा। कोई भी चीज़ का अति होना खतरनाक होता है, ये अति टूट गया। ये आपको ध्यान होगा ना, 15-16 का विक्स था, अभी 11 का विक्स आ गया। आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो कम से कम ये 30-40% टूट चुका है। तो आपको फियर कम कर रहा है, आपके हाइस लगवा रहा है बार बार। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मार्केट में आगे चल के साइडवेज कंसोलिडेशन में भी डाल देगा आपको, ये बिठा देगा, क्योंकि इंडिया विक्स प्रॉक्सी चलता है। इसको कम से कम 12.5-13 तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको। आप जो आज फील लो कर रहे हो ना, ये कुछ कुछ इसकी वजह से भी लो कर रहे हो, जो आप इंडिया विक्स आज डिप लगा हुआ है नीचे। रही बात स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की, वो ऐसा कुछ दिख नहीं रही है। और रही बात डाटा के फेवर की, मार्केट थोड़ा तेज़ी का है। एक चीज़ आप अच्छे से पक्के बांध लीजिए अपने दिमाग में कि फ़िलहाल जब तक हम 47,000 को नहीं तोड़ते बैंक निफ्टी पे, जब तक हम 22,000-22,200 की रेंज को नहीं तोड़ते निफ्टी पे, तब तक हम कभी भी बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। टारगेट भी क्लियर है। पहला टारगेट बैंक निफ्टी पे वो 47,800 का होगा, फिर 48,000 का होगा। और निफ्टी पे जो टारगेट होगा पहला, वो 22,500 का होगा, फिर 650 का होगा। हो सकता है ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ ये मैं कल भी बात बोलूँ, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है, लेवल्स मोटा मोटी नोटिस हमने करवा दिया आपको। ठीक है, तो गिरावट पर खरीदारी वाले बाजार है 22,500, 22,650, यहाँ से निफ्टी के लिए आपके टारगेट बनेंगे। नीचे अगर आपके पास मौके बनते हैं 50 अंक 100 अंक नीचे अगर निफ्टी आता है तो बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। ये निफ्टी को लेकर अब यू हो गया। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरश्कर हैं, इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं रुचित जैन, राजेश मालविया और रत्नेश गोयल। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स के साथ। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके रडार पर, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है सीडीएसएल का। अगर हम देखें तो जिस तरीके से मोमेंटम बना है मार्केट में सीडीएसएल में, अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में लोअर साइड से एक बेस बना के स्टॉक ने वापस जिस तरीके से रैली पकड़ी है, यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक में अब वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो पोजिशनली जिन्हें रखना है उसके लिए तो हमें लगता है यहाँ पे टारगेट 2000 प्लस तक के भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कर रहे टारगेट यहाँ आ सकते हैं नियर टर्म में, वो 1940 1950 की तरफ आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1845 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि स्टॉक में करेक्शन था, फॉलिंग चैनल से अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज सस्टेन होते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे डेली सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है ये रिवर्सल में स्टॉक का फर्दर मोमेंटम 85 86 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा 78 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है, पूरा सेक्टर ही एक बजिंग सेक्टर है होटल इंडस्ट्री में, और उसमें हमें लगता है इंडियन होटल। ये स्टॉक के साथ जाना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो रिकवरी दिखाई है, वो क्लियरली ये दिखाती कि अब मोमेंटम फर्दर न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में कंटिन्यू होते हुए दिखेगा इंडियन होटल में। यहाँ से हमें नियर टर्म के टारगेट लगता है 630 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 599 के आसपास।
ठीक है। इंडियन होटल्स करीब करीब ₹550 के स्तर से लगातार इसमें बाइंग है, कोई थकान के संकेत नहीं है। ₹607 पर जाकर अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ₹630 का टारगेट आपके लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और तीसरा शेयर सीडीएसएल। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में देखने की हमने कल भी रौनक थी। बीएससी, सीडीएसएल, एम6 के शेयर चल रहे थे। आज भी वहां पर तेजी बरकरार है और सीडीएसएल भी इस वक्त दिन की ऊंचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ₹1880 का भाव है, 2-2.5% के आसपास की मजबूती है। तो 3 शेयर राजेश जी की तरफ से। रत्नेश जी, आपके लिस्ट में कौन कौन से शेयर सर? आपके पास भी क्या सारे के सारे तेजी वाले खिलाड़ी हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सभी को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। डेफिनेटली बाजार में जिस तरह का मोमेंटम है, भले निफ्टी कंसोलिडेशन में, पर जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है तो उसमें तेजी के ट्रेड रहेंगे। तो पहला तो स्टॉक मेरा भी सीडीएसएल ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो सेलिंग हुई थी उसके बाद में काफी अच्छा यहाँ पे बेस बन चुका है, तो ऐसा लगता है कि इसमें फॉलो बाइंग कंटिन्यू रहेगी और मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई को ट्रेजेक्टरी को निकाल देगा। पर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस 1840 से 1950 तक के टारगेट मुझे सीडीएसएल में दिखाई देते हैं। सेकंड वन जो रहेगा, जो आउट परफॉर्म सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, उसमें से एमएनएम में वापस से कंसोलिडेशन के बाद में वापस से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो एमएनएम में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2030 तक के टारगेट आ सकते हैं ₹1920 के स्टॉप लॉस के साथ में। एमएनएम और सीडीएसएल मैच कर रहा है, और सिर्फ सीडीएसएल स्टॉक नहीं मैच कर रहा बल्कि राजेश जी, रत्नेश जी के तो नाम भी मैच करते हैं। शहर भी शायद मैच करता है दोनों लोगों का। तो सीडीएसएल पर कन्विक्शन बुलिश है रत्नेश जी का भी। और उसके अलावा एमएनएम, आज हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। एमएनएम आज 3% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है और धीरे धीरे करके बढ़िया ये ऊपर गया है शेयर ये, और अब टॉप गेनर्स में ये है। रुचित, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, सभी को नमस्कार। दो स्टॉक्स है मेरे साइड से भी खरीदारी की साइड। पहला स्टॉक ओएमसीज में से बीपीसीएल में खरीदारी की रहेगी। तो डेरिवेटिव्स की डेटा आज यहाँ पे थोड़े से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, जहाँ पे 8 से 9% का ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप हुआ है। तो यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आज यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में बनी है। तो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में एक अच्छा मूव बीपीसीएल में रह सकता है। इवन आप ऑप्शंस में देखेंगे तो हायर स्ट्राइक प्राइस के 420 और 620, 630 ये सब कॉल्स में आज अच्छा खासा बिल्टअप वहाँ पे बाइंग साइड में हो रहा है। तो बीपीसीएल करंटली 615 के आसपास है, यहाँ पे 603 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, 640 के अराउंड के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में रह सकते हैं। और पीएसयू स्पेस में से एसजेवीएन पे खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय में दिखा। मार्केट के साथ साथ जब मिड कैप्स करेक्ट हुए, उसके साथ साथ प्राइस वाइज करेक्शन भी आया था स्टॉक में, लेकिन उस प्राइस वाइज करेक्टिव फेज में देखे तो कोई सिग्निफिकेंट बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं है कंपेयर टू जैसे प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे। अब ये पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में था और वो रेंज का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक अभी दे रहा है। आज वॉल्यूम्स भी इनफैक्ट प्राइस अपमूव के साथ साथ अच्छे हैं। तो एसजेवीएन यहाँ पे 132 के आसपास खरीदारी करे, 129 के स्टॉप लॉस रख के 140 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। अब धीरे धीरे करके ना मॉनसून वाली खबरें मार्केट के अंदर प्ले करेंगी। थोड़ा केमिकल्स के स्टॉक्स भी एक्टिव हो जाएंगे। आप देख भी रहे हो कि काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट की कॉल्स में एसआरएफ भी होगा। काफ़ी सारे दीपक नाइट्रेट भी देख रहे होंगे। एक शेयर है जो थोड़ा पिटा हुआ था, या ये कहें कि उसका एक क्वार्टर काफ़ी बुरा गया, वो था यूपीएल। बेस तो बन गया है, चलेगा नहीं चलेगा ज़रा समझना ज़रूरी है। अविनाश सर है आज हमारे साथ, ज़रा उनसे आइडिया लेते हैं। अविनाश सर, यूपीएल पे आपका टेक क्या है? आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ एक इश्यूज थे, खड़े हुए थे, है ना, वो सेटल हो तो प्राइस के अंदर आ गया होगा ना सब कुछ। अभी तो क्या है ना, केमिकल्स का वापस से थोड़ा साइकिल टर्न हो रहा है। कुछ चाइना का भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, कुछ अपने डोमेस्टिक कारण भी अच्छे बन रहे हैं, और ज़्यादातर पीयर्स, सिर्फ यूपीएल नहीं और भी चल रहे हैं। सर, इस कंपनी को आप कैसे रेट करोगे आउट ऑफ 10 इस समय, इस भाव पे 475 पे? डिम्पी, पहले तो गुड आफ्टरनून। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, यूनाइटेड फॉस्फोरस पिछले साल मेरे ख्याल से काफी खराब प्रदर्शन के कारण उसको ऊपरी लेवल से काफी पिटाई हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ यूपीएल से रिलेटेड नहीं है। आपने सही कहा कि एंटायर एग्रोकेमिकल सेक्टर में एक मंदी का माहौल था। जून का क्वार्टर देखिए, दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, ये सारे क्वार्टर में मार्केट्स बहुत डाउन था। तो अभी मेरे ख्याल से जो भी प्राइस आपको दिख रहा है वो ज्यादातर नेगेटिव्स को डिस्काउंट कर चुका है। मुझे लगता है कि अगला सीजन जब आएगा डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए एग्रोकेमिकल का, अप्रैल टू सितंबर का इनका फर्स्ट हाफ जो होता है वो सीजन बहुत बढ़िया होता है। होपफुली मुझे लगता है कि इस साल का सीजन अगर अच्छा रहता है और इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट होता है, तो बाउंस बैक भी मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग तरीके से होगा। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से बेचना नहीं चाहिए।
इस लेवल से अगर किसी को कॉन्ट्रा बाय करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करे, क्योंकि अभी सारा मार्केट इसके अगेंस्ट है और कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबल मार्केट जैसे लैटिन अमेरिका, उसके बाद यूएस, यूरोप, यहाँ पे भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन आप ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक आध क्वार्टर के लिए शायद आपको इंतजार करना पड़े, बट अगले 6-12 महीने में आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से कम 550 एक फर्स्ट टारगेट बन सकता है, जो कंफर्टेबली अचीव हो सकता है। 50 तक तो आ ही जाना चाहिए शेयर। देखिए इसका बेस बना है, मैं टेक्निकली बेसिस पे बता रहा हूँ। आके अविनाश जी ने आपको सारी बात क्लियर कर दी है कि मेजॉरिटी ऑफ द नेगेटिव थिंग्स आर डिस्काउंटेड। वो ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंटेड है, ना सिर्फ यूपीएल में, अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखोगे उसमें भी। तो ये ना एक कैचअप रैली के तौर पर या फिर चर्निंग के तौर पर भी हो सकता है। ये एक तो पहला पॉइंट था। दूसरा शेयर है मेरे पास IRCTC। अभी आज हम 12-12:30 बजे एक शो कर रहे थे, उसमें हमने कई सारे स्टॉक्स गर्मी से जुड़े हुए ढूंढे। उसमें आइसक्रीम था, एसी था, ये सब कुछ था, लेकिन थोड़ा हटके वाला जो स्टॉक हमको मिला वो IRCTC भी था। लोग जब घूमने फिरने के लिए अगर कहीं भी जाएं, चाहे वो नीचे साउथ में हो या फिर नॉर्थ के हों, ज़्यादातर लोग अगर ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे एक से दूसरी जगह पर, तो इस समय IRCTC का सही प्लेस्ड है। ये कैटरिंग के सर्विसेज भी देता है और रेलवे टिकटिंग के सर्विसेज भी देता है। डेज हाई पर भी है। विनय रजानी ने 12 बजे हमको ये शेयर दिया था। अब थोड़ा सब पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए। राजेश सर एक बार ज़रा चेक करेंगे आप IRCTC 1001 नंबर बहुत बढ़िया है, ज़रा बताइए क्या करें। तो रफ्तार बढ़ते हुए ही दिख रही है स्टॉक में, और जिस तरीके से आज स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक ने, अगर वीकली चार्ट पे इसको एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट पिछले 6 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की प्राइस एक्शन आज बनी है, ये रफ्तार कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और स्टॉक में काफी बड़े टारगेट भी आगे आने वाले समय में अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। बट ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम यहाँ पे व्यू देखें तो ट्रेडिंग के हिसाब से हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 1025 1035 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को यहाँ पे 988 के आसपास ट्रेल कर ले। एक शेयर में जरा रत्नेश गोयल से चेक कराता हूँ। रत्नेश जी एक बार जरा उज्जीवन आप चेक करेंगे। उज्जीवन फाइनेंशियल्स के नाम से एक कंपनी होगी, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका जरा चेक करना, कोई ब्रेकआउट है क्या इसका? उज्जीवन 530 रुपए वाली बात करें डिग्री पर आप? इस वाले की बात बोल रहा हूँ मैं। मिला सर, आपको मिला? हाँ डिम्पी मिल जी, गया रत्नेश जी 530 आपको शेयर, मिला कि नहीं मिला? 530 रुपए वाला उज्जीवन की बात कर रहे हैं हाँ ना? 530 वाला सर, यही चेक करो। हाँ हाँ यही एक यही। yes। और बिल्कुल डिम्पी जी, इसमें काफी कंसोलिडेशन के बाद में जिसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो कंसोलिडेशन का एक वापस से इसमें ब्रेकआउट बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो तेजी है ये बिल्कुल बरकरार रह सकती है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है। 510 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पे बन जाएंगे 570 से 580 तक के बन जाएंगे। उज्जीवन को लेकर ये व्यू। अविनाश जी आपसे एक व्यू चाहेंगे टाटा टेक के शेयर को लेकर, क्योंकि BMW के साथ इन्होंने करार किया है और एक ये सॉफ्टवेयर और IT डेवलपमेंट हब स्टैब्लिश करने जा रहे हैं पुणे में। निश्चित तौर पर बढ़िया एक डेवलपमेंट है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए। हालांकि दिन के दौरान ये 6-7% चढ़ गया था, थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, 4.5% के आसपास की तेज़ी है। कंपनी आपको कैसी लगती है अविनाश जी, और क्या ये सही वक्त है? क्योंकि हमने थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन होते हुए शेयर में देखा था, अभी इसको लपकने का, लेने का सही मौका है ये? आपके ही चैनल पे मुझे याद है पिछले हफ्ते ही हमने आपको 5 शेयर जो रेकमेंड किए थे, उसमें से एक टाटा टेक्नोलॉजीज था। तभी मेरे ख्याल से 1050 का रेट था और ये ऑर्डर आई नहीं थी, लेकिन अभी ये ऑर्डर आने के बाद मुझे लग रहा है कि ऐसे अगर 2-3 और ऑर्डर आते हैं तो ERD स्पेस में तो टाटा टेक्नोलॉजी का एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। ये BMW का भी जो डेवलपमेंट है बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में ये बहुत बड़ा काम करेंगे और BMW एक वेल नोन प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरर है। तो डेफिनेटली इसका अर्निंग्स इंपैक्ट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से एट दिस लेवल ऑल्सो अगर किसी को लंबा नजरिया से खरीदना है 1080 1090, तो इसमें भी वैल्यू अच्छी बन सकती है।
हमारे हिसाब से कम 1300 1350 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बनता है, बट करीबन 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेश का एक मौका आपको देखना चाहिए। तो डेफिनेटली मोमेंटम तो पॉजिटिव है, बट मुझे लग रहा है कि अगले साल दैट इज FY25 में अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है, नए ऑर्डर्स आते हैं, तो इसमें रीरेट करने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। ठीक है, री रेटिंग की संभावना भी है। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 1400 रुपये के हमने भाव देखी थी, जबरदस्त लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन आपके लिए मौके इसमें बन सकते हैं। 12 से 15 महीने का समय देंगे, आपके भाव फिर से लौट के आ जाएंगे 1300 साढ़े 1300 1400 रुपये वाले, और री रेट होने वाला भी ये शेयर है टाटा टेक का। लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं, ऑप्शंस का चैंपियन लेकर। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? अभिषेक जी, देखिए मूड माहौल बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है PSU एक अच्छा कमबैक कर रहा है। इसमें BL एक बुलिश कैंडिडेट है, इस पे बुलिश स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। 220 का कॉल बाय करेंगे 10.15 में, और 227.50 का कॉल सेल करेंगे जो अभी 6.50 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 20,805 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 21,945। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, बुलिश स्ट्रेटजी। BL 220 वाली कॉल खरीदनी है 10 रुपये 15 पैसे के भाव पर। उसके ऊपर वाली कॉल 227 वाली कॉल बेचनी है 6.5 रुपये पर। अधिकतम मुनाफा 21,945 और अधिकतम नुकसान 20,805 का। हम शेयर में देख रहे हैं कि 5% के आसपास की बढ़िया तेज़ी बनी है, और आज अगर आपने इसको कैश में भी खरीदा होता BL को, तो वैशाली ने बाजार खोलने से पहले ही आपके लिए ये रिकमेंडेशन दी थी BL को खरीदने की, और 5% की तेज़ी अब इसमें हो रही है। लेकिन ऑप्शंस के जरिए भी आपके लिए मौके बन जाएंगे, लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर ज़रूर ध्यान रखिए। ऑप्शंस में जब भी ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वित्तीय अनुशासन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट से अब ये जानते हैं। राजेश जी, आप जरा ना HAL चेक कीजिए, 3,500 रुपये के भाव इसके हो गए हैं। आज बढ़िया तेजी है और फिलहाल डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। HAL कैसा लग रहा है आपको, और ये तेजी कहां तक आपको जाती हुई दिख रही है? डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली मंथली सेटअप देखे तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, जो कि क्लियर दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। जिस तरीके से लास्ट मंथ में एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी है पिछले 7-8 दिनों से, ये क्लियरली दिखाती कि ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम और भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ये HAL, BL सारी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में बना हुआ है। हमें लगता है HAL के जो टारगेट है, अगर किसी कोई पोजिशनली इसको होल्ड रखता है तो 3800 3850 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखें। स्टॉप लॉस 3460 के आसपास है, जब तक ये 3460 के ऊपर बना हुआ है छोटी मोटी गिरावट डिप में इसको ऐड करें। अपसाइड में यहाँ पे 3700 3850 तक की अपसाइड हमें लगता है पोजिशनली आते हुए दिख सकती है। ठीक है, 3700 3850 रुपये के टारगेट आपके लिए HAL में बन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप के जो शेयर्स हैं, आदित्य बिरला फैशन हो गया, TCNS क्लोथिंग जो कि आदित्य बिरला फैशन के निवेश वाली कंपनी है, लास्ट ईयर ही इसमें 51% स्टेक लिया, ये शेयर भी चल रहा है, बाकी शेयर भी चल रहे हैं। आदित्य बिरला मनी चल रहा है, AB कैपिटल चल रहा है। लेकिन दरअसल आदित्य बिरला फैशन में जो ट्रिगर है वो है डीमर्जर का, क्योंकि ये मधुरा फैशन को अलग करने जा रहे हैं, उसको अलग से लिस्ट कराएंगे। तो क्या इस कंपनी की भी री रेटिंग होगी? वैल्यू अनलॉकिंग किस तरह की होगी? आखिर किस तरह से समझें इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या है डीमर्जर की पूरी डिटेल?
जी हाँ, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने बड़ा डीमर्जर अनाउंस किया है। मधुरा रिटेल अब एक सेपरेट एंटिटी, लिस्टेड सेपरेट एंटिटी होगी। 1:1 का डीमर्जर रेशियो होगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का, तो आपको एक शेयर मधुरा फैशन एंड रिटेल का भी मिल जाएगा। याद रखें, ये डीमर्ज एंटिटी का रेवेन्यू शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू देखें तो 2/3 के आसपास आता है। तो बड़ा डीमर्जर अनाउंसमेंट है, जिसके चलते स्टॉक में भी आज काफी अपमूव दिखाई दे रहा है। लेकिन मधुरा फैशन की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव एंटिटी रहेगी, रिटर्न रेशियोज भी काफी ज्यादा है, और इसके साथ ही साथ डीमर्जर के बाद आदित्य बिरला फैशन जो डीमर्ज एंटिटी रहेगी वो भी अपनी बैलेंस शीट पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहता है, जिसके चलते फंड रेजिंग प्लान्स भी कंसिडर करेंगे। तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है, जिसके चलते आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में आज करीब 12 से 13% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मधुरा फैशन में कौन सी ब्रांड्स रहेंगी उसकी बात करते हैं। लुई फिलिप, वैन हुसैन, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, रीबॉक, फॉरएवर 21 जैसी कुछ ब्रांड्स हैं जो डीमर्ज नई एंटिटी क्रिएट होगी उसमें रहेंगे। उसके साथ ही साथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में भी काफी सेगमेंट्स है। सबसे पहले वैल्यू रिटेल, जिसमें पैंटालून्स और स्टाइल अप जैसी ब्रांड्स है। एथनिक पोर्टफोलियो में TCNS क्लोथिंग जो उन्होंने रिसेंटली अक्वायर किया था, सभ्यसाची, मसाबा कुछ ब्रांड्स हैं जो एथनिक क्लोथिंग के एंगल में रहेगी। इसके अलावा डीमर्जर की क्या रीजंस है, क्या वजह है, वो भी कंपनी ने हाईलाइट किया है। सबसे पहले वैल्यू अनलॉकिंग, कंबाइंड एंटिटी में डेट काफी ज्यादा थी, तो डीमर्ज करने से वो कंपनी को फायदा होगा। उसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस काफी स्टैग्नेंट रहे थे, तो अब डीमर्जर के चलते वैल्यूएशंस में भी इंच अप देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी स्ट्रीमलाइन करना चाहती थी अपना स्ट्रक्चर, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर अब बन चुका है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस कंपनी देखती है इस डीमर्जर के चलते, जिसके चलते स्टॉक में भी आज उछाल देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है, जिसके चलते स्ट्रीट रिजॉइस कर रही है। और याद रखें, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अकेली कंपनी नहीं है आदित्य बिरला ग्रुप से जिसने ऐसा बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट, वोडाफोन आइडिया, ग्रासिम जैसी कुछ और कंपनीज भी है ग्रुप में से जिसने बड़े रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट्स हाल ही में अनाउंस किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इस सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है कि हाँ किस तरह से डीमर्ज हुआ, कैसे हुआ और क्या इसकी वजह रही है, और क्या कौन से कंपनी के अंदर कौन कौन से ब्रांड है। दोनों शेयर्स में करीब 11% तक की तेज़ी है। एक खबर नीचे आप देख पा रहे हैं, सीमेंट कंपनीज ने कुछ दाम बढ़ा दिए हैं और करीब खबर यह है कि 20 से 30 रुपये बोरी यानी कि बैग के दाम बढ़ाए गए हैं, और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट होंगे। जैसे महाराष्ट्र के रेट आ रहे हैं 20 से 40 रुपये, कर्नाटक के रेट आएंगे 30 रुपये, फिर तमिलनाडु के रेट आएंगे कुछ और। तो कुल मिला के यह है कि हो सकता है अलग अलग रेट हो, लेकिन 20 से 50 रुपये 60 रुपये तक भी रेट बढ़ाए जा गए हैं पर बैग के। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा एक बार ज़रा समझ लेते हैं। अविनाश सर, ये खबर तो पहले से मार्केट में चल ही रही थी ना कि ये दाम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। अब सामने प्रॉब्लम क्या है ना सर, सामने इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कोल की शॉर्टेज पहले ही हो जाएगी, ये सब लोग एंटिसिपेशन मान के चल रहे हैं। तो उस समय बढ़ाएं दाम, इससे अच्छा पहले ही थोड़ा ये आपको डिसीजन नहीं लग रहा कि कुछ प्री डिसीजन है ये? नहीं, मेरे ख्याल से डिम्पी प्री डिसीजन तो जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए बारिश के पहले इन्होंने एक सीमेंट की कीमतें बढ़ाई है, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो वैसे भी डबल डिजिट है, और हमने काफी सीमेंट कंपनीज में बात की है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट होगा, उसके ऊपर अगर प्राइस इंक्रीजेस आती है, ऑफकोर्स रीजन वाइज अलग अलग थोड़े से प्राइस में डिफरेंस रहेगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट कंपनीज के लिए अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए मार्च और जून का जो क्वार्टर है वो शायद बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा, और सेकंड हाफ में होपफुली अक्टूबर टू मार्च का जो क्वार्टर है जहाँ पे कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादातर बढ़ती है, मेरे ख्याल से वहां पे भी आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सीमेंट कंपनीज स्पेसिफिकली जो बड़ी सीमेंट कंपनीज है, पैन इंडिया का ज्योग्राफिकल रीच है, वहां पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ नंबर्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अंबुजा सीमेंट्स, उसके बाद एसीसी, अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट्स, मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादातर ये सीमेंट कंपनीज पिछले साल के हिसाब से अच्छी खासी कमाई प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं, स्पेसिफिकली पेटकोक की बात करें, कोल की बात करें,
तो अभी भी मैनेजेबल है और ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है सीमेंट कंपनीज के लिए ओवरऑल। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए ठीक है, दाम बढ़ाना पॉजिटिव हो रहा है इस समय। और एक और चीज़ बता दें, कई बार ना फैक्चुअल डाटा और खबर ना बहुत दिन तक गैप नहीं करते। अगर आप रोल ओवर के नंबर चेक करेंगे ना, अभी 3 दिन पहले तो एक्सपायरी हुई है 28 तारीख को, आप देखेंगे सीमेंट कंपनीज का बहुत बढ़िया रोल ओवर गया, सीमेंट कंपनी की पोजीशनिंग अच्छी हुई। कल परसों से आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सीमेंट कंपनीज देना शुरू किया। मैं आज एक एक्सपर्ट्स का आपको नाम बताता हूँ, मैंने सुबह नोट कर रखा है, उन्होंने अंबुजा ही दिया था आज। मैं उनका नाम अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, उनका नाम उन्होंने आज जो शेयर्स दिए थे अंबुजा, हाँ किरण का कॉल था, अंबुजा सीमेंट, उन्होंने आज अंबुजा सीमेंट ही प्लस करवाया। तो ये डाटा और जो खबर चलती है ना, ये बैक टू बैक चलते हैं और इसका बेनिफिट कुछ कुछ ऐसे ही है कि जैसे बड़ा शेयर। और एक और बात, ये सिर्फ अभी नहीं चले हैं, ये अगर आप 3-4 दिन का मोमेंटम भी देखेंगे ना, तो आपको सारी सीमेंट कंपनीज बेहतर आती हुई दिखेगी। बढ़िया से अच्छा सेगमेंट है, बढ़िया सेगमेंट है। दाम बढ़ाना इनके लिए काफ़ी टफ कॉल होता है, लेकिन बढ़ाया है तो रिएक्शन कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट्स एट 3 का पूरा एक हमारा सेगमेंट होता है। बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं, उनसे हम फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या एक्शन है 3 बजे तक का, उसके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, तो आज अगर हम एक्शन की बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं एक्शन में, और सबसे पहले बात करते हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वार्टरली अपडेट मिला था और इसके हिसाब से अगर हम डिसबर्समेंट की अगर बात करें तो मार्च के महीने में ही डिसबर्समेंट जो है वो कंपनी के 9% से अप है। टोटल डिसबर्समेंट जो है वो Q4 में कंपनी के हिसाब से 11% से अप होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हाँ वो है वो एसेट क्वालिटी, जहाँ पे स्टेज 3 एसेट्स और स्टेज 2 एसेट्स में हमें कहीं पे काफ़ी सुधार देखने को मिला था, और इसीलिए स्टॉक में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अगली बात करते हैं सीमेंट कंपनीज़ की, तो हाल ही में जैसे ही हमें सूत्रों से समझा है कि सीमेंट के प्राइस में चेंजेस होने वाले हैं, और इसी के चलते हुए ACC सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये सब जो सीमेंट कंपनीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि कई स्टेट्स में ये जो प्राइस अपडेट है वो आ चुका है, और इसीलिए सीमेंट एक सेक्टर है और उसमें से जो भी कंपनीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। अगली बात करते हैं स्टरलाइट टेक की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर से मिला है इंडिया में, और इसके चलते हुए कंपनी ने जो कनेक्शन का नेटवर्क है वो अभी 20 स्टेट्स में होने वाला है, और 15,000 किलोमीटर्स का ये कनेक्शन नेटवर्क होने वाला है, और इसीलिए स्टॉक में भी अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आज देखने को मिला था। अगली बात करते हैं आयन एक्सचेंज की। इस कंपनी को भी एक कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है UAE के कंपनी की तरफ से, जो कि एक डिसैलिनेशन वाटर प्लांट के लिए है, और ये जो प्लांट है वो नॉर्थ अमेरिका में बनने वाले हैं, और इसका वैल्यू जो है वो 250 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाला है। और इसी के दम पे अगर स्टॉक की भी बात करें तो 3% से भी ज़्यादा अपसाइड आज ये स्टॉक ने दिखाया है। और आखिर में बात करते हैं आशापुरा माइन कैम की, क्योंकि कंपनी के हिसाब से रिपब्लिक ऑफ गिनिया में कहीं पे एक प्रोसेस में चेंजेस होने वाले हैं, वहाँ पे वो लोग जो है नॉर्म्स जो है वो नए लाने वाले हैं स्ट्रीमलाइन माइनिंग के लिए, और इसी के चलते हुए कंपनी के जो एक्टिविटीज़ है इस स्टेट इस कंट्री में स्पेसिफिकली उसको कहीं पे इम्पैक्ट होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो 5% नीचे गिरा है स्टॉक इस न्यूज़ के बाद। तो आगे जाके भी इन्हीं सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ये जो खबरें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे जाके स्टॉक परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है गौरव, पूरा शुक्रिया ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद 1-2 शेयर हम और डिस्कस करेंगे और ज़रा समझेंगे। ब्रेक वाले में फिर आपका स्वागत है। देखते देखते फिर से हम देख पा रहे हैं कि एक रेंज में मार्केट फंस सा गया है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 47,500 के आसपास अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, और निफ्टी की भी गिरावट कुछ नहीं है, सिर्फ 13-14 पॉइंट है। ये तो मार्केट के अंदर पहले से ही हम गैस भी करके चल रहे हैं। एक शेयर मैं कल से आपको नोटिस करवा रहा हूँ, उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि फर्स्ट डे जब बैन में आया, लास्ट डे बैन में आया, कल ये 6% चला, आज ये 4.5-5% ऑलरेडी चल चुका है। 2 दिन में शेयर करीब 10% चल चुका है, डेज हाई पे फिर से क्लोजिंग कर रहा है। रत्नेश सर, आप इसके बारे में जानते होंगे, 157, 158 या इस पूरी रेंज का ये ब्रेकआउट करेगा। अभी जब फंसा हुआ था, बेस तो बन गया, आप भी समझ ही रहे होगे जी एंटरटेनमेंट का। मेरे को जरा टेक्निकली देख के बताइए, इसमें पावर स्ट्रेंथ कितनी है दौड़ लगाने की। हमारा अपना टारगेट है कि जो खबरें चल रही है ना सोर्स बेस्ड, उस हिसाब से 200 रुपये का हो जाएगा ये शेयर।
निम्बी जी, जैसे अगर टेक्निकली बात करें तो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक है। कंटिन्यू लो फॉर्मेशन पे इसमें कभी भी न्यूज नेगेटिव आती, कभी पॉजिटिव आती, तो काफी थोड़ा वोलेटाइल रहता है। अगर टेक्निकली देखें स्पेशली तो इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अभी माफ कीजिएगा, पॉजिटिविटी अभी हाल फिलहाल बहुत बड़ी नहीं दिखती है। 165 170 रुपए तक मुझे दिखाई देता है। अगर किसी को करना है तो 145 रुपए का बहुत छोटे स्टॉप लॉस से इसमें काम करा जा सकता है। से बोलेंगे क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है। इसका हमारे हिसाब से जो मेजर ब्रेकआउट है, जो हमको सोर्स बेस्ड भी पता लग रहा है और अदर इन्फॉर्मेशन है, देखिए इसमें ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं एक एक करके बताऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाएं। मैंने 10 लोगों से बातचीत की, 10 में से 6 व्यूज़ अलग मिले, 4 व्यूज़ अलग मिले। मैं आपको एक कंबाइन व्यू का एक फॉर्मेट सिर्फ आपके सामने रखता हूँ, सोर्स बेस्ड है, और अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के काम कीजिएगा। इसमें इस सीरीज़ के अंदर कुछ बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ना कुछ हो रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर। कुछ फंड्स भी अंदर आए हैं, कुछ इनका अपना इंटरनल्स भी काम चल रहा है, मार्केट में कुछ और तरह की खबरें भी हैं। तो ज़रूर ये एक नोटिसेबल शेयर रहेगा। मेरे को लग रहा है अगले 2 महीने के लिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे। कभी ना कभी आपको हर दिन कुछ ना कुछ करता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ें, एक दो जरा ऑप्शंस का ट्रेड और पता करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ बहुत ही हमारे एक ख़ास मेहमान हैं, जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज़रा पता करते हैं। मिस्टर जैन, एक बार ज़रा देख के आप बताएंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास? कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड हो रुचित? जी, एक यूपीएल अच्छा लग रहा है ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। सो आपने थोड़ी देर पहले ये स्टॉक का जिक्र भी किया और टेक्निकली भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्टॉक आया है। और जैसे आज सेकंड हाफ में भी ये स्टॉक ने अच्छा सस्टेन मूव दिया है, हमें लग रहा है कि आने वाले वीक में एक अच्छा मूव दे सकता है। तो 480 का कॉल ऑप्शन अभी 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है यूपीएल में। आई थिंक ये एक अच्छा पिक रहेगा, जहाँ पे अगर आप 8.5 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करें तो 19 रुपए के अराउंड के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितनी पोजीशन ले लेनी चाहिए? 20%, 30%, 40%, 50%, कितनी? मतलब पूरा भर के ले ले या थोड़ा थोड़ा करके ले? हिसाब से ब्रेकआउट तो आया है, तो 50 to 60% के पोजीशंस तो अभी ले सकते हैं। बाकी कल के कंफर्मेशन अगर फॉलो अप मूव रहता है तो वहां पे फिर और एडिशन दे कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक हमने सर सामने दिखा दी है, 480 के सामने राइट लाइव रेट भी आ रहे हैं। 12.5 रुपये का रेट है, आपको 8.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। हम बोल देते हैं 8.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें जाएंगे सिर्फ 4 पे, टारगेट आप जस्ट डबल कर दो। 4 पे जाएंगे तो 8 रुपये आएंगे। पहला टारगेट आपका 20, 22, 23 तक के टारगेट भी आप इसमें डाल सकते हो। 480 की स्ट्राइक है, 25 अप्रैल को एक्सपायरी होगी। कोई वीकली होता नहीं है इसमें, सीधे एक ही कॉल है। 480 की स्ट्राइक यूपीएल की, ध्यान रखी जाए। और थोड़ी देर पहले ही अविनाश सर ने भी आपको फंडामेंटली इसके बारे में रीज़न दिया था कि ज़्यादातर बैड न्यूज़ इसके अंदर डिस्काउंटिंग हो रही है और एक मोमेंटम प्ले बन सकता है। यूपीएल पे ध्यान रखिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा खबर गर्म वाले सेगमेंट यानी कि डीलिंग रूम जरा चेक करवा लेते हैं। और शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये खबर बताने के लिए। खबर गर्म है सेगमेंट में। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। और यहाँ पे जो है हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ पता चल रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में जो है बाइंग कर रही है, स्टॉक में खरीदारी देखने मिल रहा है। प्रेफरेबली पीएमएस सेगमेंट से बाइंग आ रही है। इंपॉर्टेंटली पिछले 2 सेशन से जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है और वॉल्यूम से पिकअप आया है। लगभग 15 लाख शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं हैंड से। इसका जो ट्रांसलेट होगा तो ऑलमोस्ट 0.5% इक्विटी है। अब इम्पॉर्टेंटली कंपनी जो है यूके की एक बड़ी एफआई कंपनी एमजी इन्वेस्टमेंट से भी मीट करने वाले हैं 4 अप्रैल को। और इम्पॉर्टेंटली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, उनका नाम इंक्लूड करता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और 361 म्यूचुअल फंड। इसके अलावा कंपनी अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो हमारे चैनल चेक से पता चल रहा है कि पी फंड्स भी सोच रहे हैं कि थोड़ी ऑफलोड वो अपनी स्टेक कर सकते हैं। उसमें 2-3 बड़े लार्ज पी प्लेयर्स हैं जो इन्वेस्टेड है कंपनी में। उनके प्री आईपीओ के समय से वो इंक्लूड करते हैं आपके सेक्वाया और टीपीजी। तो इस नज़र पे भी जो है एंगल बनता है स्टॉक में। तो ओवरऑल जो है डीआई बाइंग देखने मिल रही है, स्पेशली पीएमएस फंड हाउसेस से। तो इसके लिए जो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस फोकस में है आज। ठीक है, डन। ये बढ़िया आपने स्टॉक बता दिया। और वैसे भी इस समय ना मार्केट के अंदर ऐसे ही स्टॉक्स चल रहे हैं जिनका कोई ना कोई थेमेटिक प्ले हो। और ये आप जो बता रहे हैं सीजनल प्ले 5 स्टार बिजनेस, तो इसका बाजार बिल्कुल रेंज में है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हल्की सी आई है। निफ्टी हालांकि सपाट है 22,450 के आसपास, थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर है।
निफ्टी बैंक की बात करें तो 32 से 33 अंकों के आसपास की हल्की सी नरमी वहां पर है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में है। एनएसई पर 1840 शेयर इस वक्त हरे निशान में हो और उसके मुकाबले 552 शेयर ही लाल निशान में है। अभी थोड़ी देर पहले मिड कैप इंडेक्स भी इस वक्त दिन की ऊंचाई पर जाकर ट्रेड कर रहा है, तो मिड कैप में स्मॉल कैप में फिर से हम देखने की मोमेंटम बनने लगा है। कूलिंग वाले शेयर भी चल रहे हैं। राजेश जी, आपसे ना कूलिंग वाले शेयर में जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लू स्टार, हैवेल्स चल रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी डिक्सन टेक, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी है और 7-8 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है और फिलहाल दिन की ऊंचाई पर है। डिक्सन टेक को जरा देख के बताइए कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है तेजी का, ये क्या जारी रहेगा और अब इसको लेना है या नहीं लेना है? तो देखिए, रनअप तो काफी स्ट्रांग है। पिछले ये थर्ड वीक है जहाँ पे कंसेक्यूटिव वीक जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन तो है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। जो छोटे मोटे डिप यहाँ पे देखने को मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल यहाँ पे इंटैक्ट है। तो हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 7700 के नीचे नहीं फिसलता है, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। अपसाइड में हो सकता है ये मोमेंटम फर्दर 8200 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू। अविनाश जी, आप जरा एमटार टेक को चेक कीजिए। कल भी हमने बड़ी तेजी देखी थी और आज भी ये शेयर बड़ी तेजी दिखा रहा है। हालांकि छोटी साइज की कंपनी है, लेकिन प्रमोटर कहा जाता है कि बहुत अच्छे हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं और जिस सेगमेंट में डिफेंस से जुड़ी ये कंपनी है, काम करती है, बड़ा वहां पर मार्जिन वगैरह ठीक ठाक हैं। आप सर बताइए कि क्या करना है एमटार टेक में और क्या ये जो तेजी है ये सस्टेन करेगी इस लेवल से? देखिए, मुझे लग रहा है कि एमटार टेक्नोलॉजीज में बहुत समय के बाद एक अपटिक देखने को मिला है। पिछली बार मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स पहले की अगर हम बात करें तो नंबर्स थोड़े से उम्मीद से कम आ गए थे, लेकिन इस कंपनी की खासियत है कि न्यूक्लियर पावर और बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर है, यहाँ पे ये बहुत क्रिटिकल काम करते हैं और ऐसे बहुत कम कंपनियां हैं जो ऐसे सेक्टर में काम करती है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये ऐसे सेक्टर में काम करती है, इनके यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं, प्लस इनकी मोनोपोली स्टेटस होती है। तो मेरे ख्याल से मार्केट शायद आने वाले अगले साल की अर्निंग्स के बारे में देख रही है, क्योंकि ऑर्डर बुक अभी भी काफी स्ट्रांग है। करीबन 12-15 महीने की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर बढ़ा है, ये इसलिए भी बढ़ने का कारण हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कंपनी जल्दी करने वाली है और उसीलिए मार्केट को थोड़ी सी यहाँ से बनक लगी है। बट ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग है। नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से निवेशित रहिए। देखिए, ऐसी कंपनी में जब बड़ी चाल आती है तो बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ जाता है और ये काफी अच्छा फेवरेट वाला स्टॉक माना जाता है। तो इसमें काफी बड़े फंड्स, एचएनआईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, और कोई गिरावट अगर मिलती है तो खरीदने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। गिरावट अगर आए तो खरीदने के मौके खोजने चाहिए, लेकिन निवेशित रहने की सलाह है। और ये तेजी की शुरुआत है। कंसोलिडेशन से शेयर निकल के हम देख रहे हैं कि 2-3 सत्र से लगातार बढ़िया तेजी दिखा रहा है। 3:17 हो गया है और अब यही जान लेते हैं एक्सपर्ट से कि उनके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर दिख रहे हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपका बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड खरीदेंगे या बेचेंगे, क्या करना है सर? जैसे बेचने जैसा तो माहौल है नहीं कि कोई शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनानी चाहिए। सो मेरे हिसाब से बाइंग साइड में ही रहना चाहिए और ओएमसीज में से ही एचपीसीएल में बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। सो एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखा और पूरे कंसोलिडेशन में देखे तो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड स्टॉक के लिए बन गया है। और तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे 483 के आसपास खरीदारी करके जाए। मैं ऑलरेडी शो के शुरुआत में शॉर्ट टर्म में बीपीसीएल पे एक पॉजिटिव व्यू दे चुका हूँ और एचपीसीएल आई थिंक बीटीएसटी के लिए यहाँ पे 474 जो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे सपोर्ट दिख रहा है, वो लोग के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाए तो 494 और 500 ये दो टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एचपीसीएल आज हम देख रहे हैं कि वैसे भी ओएमसीज में या फिर रिफाइनिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं। एचपीसीएल में 3% के आसपास की तेजी है, लेकिन ये तेजी और बढ़ेगी। 483 रुपए का भाव नहीं रहेगा और ऊपर जाएगा और इसमें आपके लिए बीटीएसटी करने की सलाह है। रत्नी जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है बीटीएसटी के लिए? मेरे पास भी दो से तीन शेयर है बीटीएसटी करने के लिए। सबसे पहले एसबीआई में काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑफिस से देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो तेजी आज आखिरी क्षणों बनी है वो बरकरार रह सकती है। तो यहाँ पे
SBI में 775 रुपए तक के टारगेट मुझे आते हुए दिखेंगे कल के सत्र में। स्टॉप लॉस जो बन सकता है 761 रुपए का बन सकता है। दूसरा एक जो रहेगा BSE का, BSE में वापस एक कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन पे चल रहा है, तो इसमें भी एक जो तेजी है बिल्कुल बरकरार रह सकती है। तो BSE में जो मुझे लगता है तेजी जो बनेगी वो 2820 से लेकर 2850 तक के टारगेट के लिए बन सकती है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 2740 रुपए तक का बनेगा। और एक शेयर और है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया में भी अभी काफी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी और काफी अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लिंडे इंडिया में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी है बरकरार रह सकती है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 6840 रुपए का बनेगा। ऊपर जो टारगेट बन सकते हैं थोड़े से बड़े टारगेट बनेंगे यहाँ पे 7050 से 7100 तक के। BSE और लिंडे इंडिया 3 शेयर हैं ये रत्नेश जी की तरफ से। राजेश जी, आपकी लिस्ट में कितने शेयर हैं? 2 हैं या 3 है सर? 3 स्टॉक्स है। पहला स्टॉक आपने सीमेंट स्टॉक्स पे आज काफी चर्चा की, उसमें हमें लगता है इंडिया सीमेंट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से दिखाता हुआ दिख रहा है, और आज के सेशन में एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना है आज के सेशन में, ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें करीब आना चाहिए 237 से लेके 240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 224 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो वेरॉक इंजीनियरिंग का। स्टॉक में हालांकि आज एक अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन आप वॉल्यूम एक्शन देखेंगे तो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक में ये मोमेंटम आते हुए दिखा है। स्टॉक में अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। डिस्क्लेमर रहेगा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एक पोजिशनल पिक की तरह रिकमेंड किया हुआ है, और हम यहाँ पे मानते हैं कि ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है पोजिशनली वो 650 की तरफ आते हुए दिख सकता है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 590 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 548 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है इंडिया बुल रियल एस्टेट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अब जो मोमेंटम बना है ये अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। आज का क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है, 125 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये क्लोज अगर 125 के ऊपर ही सस्टेन होता है तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट जो BTST पॉइंट ऑफ व्यू से अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है वो 138 से लेके 142 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। सो इंडिया बुल रियल एस्टेट बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 124 के आसपास। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर बढ़िया से चुनाव करना है आपको स्टॉक्स का। देखिए सीमेंट के रिगार्डिंग खबर आई, सीमेंट के BTST भी मिलने शुरू हो गए। एक सेगमेंट ऑलरेडी अच्छा से चल रहा था, खबर आने के बाद और तेज़ हो गया, वो आ गया आपके सामने। रियल एस्टेट में सिलेक्टिव रहना है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पहले भी चला, थोड़ा रुका और फिर से चलने लग गया, ये भी आपको BTST में मिल गया। अभी आपको रत्नेश गोयल बता रहे थे कि SBI को आप देख के, जो SBI डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। अब आप देखोगे ना कि बाजार अपनी गिरावट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका है। निफ्टी तो बाकायदा हरे निशान में आ चुका है। तो ये जो रिवर्सल है ना कि दिन भर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में रखेगा और वापस ठीक है। देखिए फ्यूरियस बुल रन है, हम फिर से कहते हैं आपको बाइंग ऑन डिप करना चाहिए। सेल ऑन राइस के कंसेप्ट में मत जाओ अभी, एक तो ख़राब है। दूसरा पॉइंट, एवरेज मत करो अभी ज़्यादा, जो ले रखा है उसी को होल्ड करो, उसी से ही पैसे बन जाएंगे। ज़्यादा लेने से आप ज़्यादा कमा ही नहीं पाओगे, ये भ्रम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप देखो बैंक निफ्टी, इन स्पाइट ऑफ दिस कि निफ्टी हर निशान में है, बैंक निफ्टी को यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये जो डाइवर्जेंस आ रहा है वो वजह आ रहा है HDFC के रुकने से। HDFC आज अपने दिन भर की बढ़त को थोड़ा आधा करके रोके बैठा है और कुछ खास मोमेंटम इसमें जोड़ नहीं रहा है। तो एक तो ये बड़ी वजह है, और दूसरा अब वैसे शेयर देखे जाएँ तो आपके 12 में से 9 शेयर बैंकिंग के तेज़ है, लेकिन फिर भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ICICI, एक्सिस और कोटक, इन तीनों की वेटेज की वजह से आज आप उभर नहीं पा रहे हो। नंबर आपके पास ज़्यादा हैं लेकिन वेटेज डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वेटेज का कुछ करना पड़ेगा। एक्सचेंजेस को सोचना पड़ेगा भी वेटेज का आप कुछ करो, या तो किसी और कोई तरीका ढूंढो ज़रूर इसके अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम कुछ एक ट्रेड की तरफ और बढ़ जाते हैं। अभी हैं हमारे पास 6-7 मिनट है, एक दो चीज़ें ज़रा और पता कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ज़रा कैश के स्टॉक्स भी पता करता हूँ और उसमें से ही कुछ शेयर ढूंढ के सर के सामने रखता हूँ। रत्नेश जी, एक शेयर आप किससे पूछता हूँ पहले में, ज़रा लिंडे इंडिया चेक कीजिए, सारा प्रॉफिट आज बुक कर लें या फिर लेके जाना चाहिए। लिंडे इंडिया 8% का प्रॉफिट है इंट्राडे। नहीं मुझे अभी ये अभी मैंने BTST भी दिया था, ये 7000
7,050 का टारगेट तो पहला टारगेट मेरा आ गया है। पर हालांकि अभी भी इसको लेके जाया जा सकता है, कुछ पार्शियली बुक कर ले, बाकी के पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करे। स्टॉप लॉस जो ट्रेल करेंगे और 6850 करेगा, ऊपर में टारगेट 7100 से 73 तक के आ सकते हैं। इवेंट्स टू वॉच अभी हम जरा चेक करवा लेते हैं, क्योंकि अहम ट्रिगर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, और मेरी सहयोगी तृप्ति के पास ये सारी जानकारी है। फटाफट से उनसे पता कर लेते हैं। तृप्ति, जरा बता दीजिए आप। जी हाँ, तो कल जिन इवेंट्स पर हमारी नज़र रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की, तो वहाँ सर्विसेज PMI के आंकड़े आने वाले हैं जिस पर नज़र रहेगी। अब भारतीय बाजार की बात कर लेते हैं, तो भारतीय हेक्साकॉम का IPO कल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। बता दें कि भारतीय हेक्साकॉम भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी है, जिसके चलते इस पर हमारी नज़र रहेगी। अब कल से RBI की MPC बैठक शुरू होने जा रही है, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगी, और उसके बाद 5 अप्रैल को नतीजा आएगा इसका। इसके साथ ही अशोक लेलैंड में कंपनी में कल डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा, और मोल्ड टेक पैकेजिंग में कल एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें कंपनी डिविडेंड के लिए भी विचार कर सकती है। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया सारे के सारी खबरें लास्ट मोमेंट पे हमको बताने के लिए। अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, 2-4 शेयर जरा कैश के और मैं पता करा लेता हूँ। रुचित, जरा आप ही चेक करना। एक शेयर है सेल स्टील अथॉरिटी, हालांकि फ्यूचर्स में भी है। आज इसकी क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है, और ये मेटल्स का सर्कल चल सा गया, ऐसा कुछ लग रहा है। एक बार सेल पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, सीरीज़ का पूरा होल्ड करके रखें या फिर 1-2 दिन के प्रॉफिट्स बनते जाएं, निकलते जाएं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ये सीरीज की शुरुआत देखेंगे तो मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव नोट पे हुई है। पहले दिन ही निफ्टी मेटल इंडेक्स ने नया हाई बनाया है, तो आई थिंक नो मे बी ये सीरीज में मेटल एक ऐसा स्पेस है जो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ पहले 15 दिन तक का आउट परफॉर्मेंस रह सकता है, और मार्केट्स पे भी ऐसे कोई नेगेटिव व्यू नहीं है कि कोई करेक्टिव फेज में नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर पोजिशंस है तो ट्रेंड को राइड करना चाहिए विद इन द मेटल स्पेस। चाहे स्टील अथॉरिटी की बात करें, स्टील अथॉरिटी में जैसे आपने कहा कि आज के क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, आज के वॉल्यूम्स भी डेली एवरेज के कंपेरेटिव में काफी बेहतरीन वॉल्यूम है, तो 160 के आसपास के लक्ष्य स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां पे आता है तो फिर स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एक सिगरेट वाली कंपनी, अविनाश सर जरूर आप उसको ट्रैक करते होगे, उसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। ये शेयर डेज हाई पे बंद हो रहा है। एक्चुअली में ना कल परसों भी इसमें एबनॉर्मल वॉल्यूम आया था। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर, आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं तो जरा बताएंगे इसके बारे में कुछ। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए अविनाश सर। है कि कोई स्ट्रेटेजिक स्टेक या कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहाँ पे हो, बट मुझे लग रहा है कि देखिए फंडामेंटल्स तो ये कंपनी के काफी अच्छे हैं, और सिगरेट बिजनेस में हम जानते हैं कि गिने चुने 2-3 प्लेयर ही है। ये बिजनेस भले ही लो ग्रोथ है, लेकिन जिस प्रकार के मार्जिन सिगरेट कंपनीज कमाती है, काफी ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करती है, और ऑब्वियसली री इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये शेयर वैसे तो बहुत इलिक्विड है कंपेयर टू ITC, यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा भी ज्यादा अगर वॉल्यूम होता है डिम्पी तो इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट एंड वॉच करिए, बट डेफिनेटली मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, डन, बढ़िया। तो इस पे भी हमको व्यू पॉइंट मिल गया। 2 मिनट रह गए सिर्फ बाजार बंद होने में। आज के दोनों मेजर प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ये ठीक बंद हो रहे हैं, इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, और बाकायदा हरे निशान में बंद हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, निफ्टी हर निशान में बंद हो रहा है। भले पॉइंट्स में आपको 6 पॉइंट ही दे, कम थोड़ी ना है। इतनी बढ़िया रैली करने के बाद भी अगर बाजार में क्रैक नहीं आ रहे हैं और किसी तरह की कोई फटीक के साइन नहीं दिख रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट, निफ्टी बैंक टेक्निकली ये 47,500 के ऊपर बंद करके जा रहा है, ये अच्छा साइन है। थोड़ा हरे निशान में रहता है, 100 पॉइंट ऊपर होता है, आपका कंफर्ट जोन बन जाता, लेकिन वो हो ना पाया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 47,500 बुरा नहीं है। अब आ जाते हैं अंबानी ग्रुप के शेयर्स पे। मैंने ऑलरेडी अडानी ग्रुप के शेयर्स बताए। एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शेयर अंबानी ग्रुप के भी तेज़ हैं। सेगमेंट के हिसाब से चेक करोगे तो आपको स्टील पैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज देखने को मिलेगा। स्टील काउंटर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आप कंजम्पशन वाले शेयर, खासकर जो थोड़ा सीजनल प्ले वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले शेयर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे बंद हो रहे हैं। तो ये एक चर्निंग का पार्ट होता है, तो ये भी आपको बढ़िया दिख रहा है। उसमें आप 1-2 स्पेशल कंपनीज़ को भी जोड़ सकते हैं, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ को भी जोड़ा जा सकता है। सीधा तो नहीं है इनके प्रोडक्ट, बट इस सोर्सिंग का काम अच्छा करते हैं।
केमिकल्स वाले शेयर भी आज बढ़िया से आपको एक प्लीजिंग करके जा रहे हैं कि भाई ठीक है, हम अभी बाहर नहीं है। भले आप टाटा केमिकल्स को चेक करो, SRF को चेक करो, UPL को चेक करो या हिमाद्री को चेक करो, जो कैश वाले स्टॉक्स हैं। थोड़ी देर पहले हमने रत्नेश से भी पता किया था कि एलिंडे इंडिया ऐसे शेयर्स में क्या किया जाए, तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, बाकायदा वो भी डेज हाई पे बंद हो रहे हैं। तो आज मार्केट का एडवांस डिक्लाइन ठीक, बाजार ने थोड़ा साइडवेज होकर डाइजेस्ट किया अपनी कल 2 दिन की बढ़त को। 2 अच्छी चीज़ें हैं। पहला अच्छी चीज़ ये है कि इसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवाई। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर पुट कॉल रेशियो या जो इंडिकेटर्स होते हैं टिपिकली वो ओवरशूटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्निंग का पार्ट हो रहा है, लीडरशिप का क्राइसिस नहीं है। FIs की होल्डिंग 45% पे है। थोड़ी सी बुरी चीज़ ये है कि भाई आप अगर अच्छे लेवल पे लेके आए तो ट्रैप करते जाओ, मौका मत दो बियर्स को। अगर एक बार मौका दोगे तो ड्रैग करवा देंगे, बट फिर भी आपके लिए आज की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। रत्नेश जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। रुचित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अविनाश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। तो कल का दिन फिर से मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है लैग भी रहे। जैसे मैंने आपको आज शुरुआती नोट पे बोला कि मैं कल भी अगर यही लेवल बोलूँ ना तो आप हैरान मत होइएगा कि 22,200 और 22,600 और बैंक निफ्टी का 47,000 और ऊपर 48,000, ये इसी के बीच में ही फिलहाल हो सकता है 2-4 दिन निकल जाए। मार्केट फिर से कंसोलिडेट करके थोड़ा बोर करेगा, लेकिन आप बोर मत होना। इतना स्वदेश देख के अलग अलग स्टॉक्स का चुनाव करना, आपको डंके की चोट पर कह सकते हैं कि बढ़िया पैसा बनेगा। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार। क्या